नमस्कार, मैं आचार्य रितेश कुमार आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय है कक्षा 11 के अंतर्गत विषय बैंकिंग में मुद्रा का वर्गीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो भी हैं उसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, मुद्रा पदार्थ के आधार पर, ब्याज के आधार पर और विदेशी विनिमय के आधार पर। यानी उसी मुद्रा को, जो स्वरूप हम मुद्रा का आज के परिवेश में देखते हैं, उसी मुद्रा को 4-5 आधारों पर बांटा गया है। तो उसके आधार पर सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है, वास्तविक मुद्रा और दूसरी हिसाब या लेखे की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा यानी वास्तविक मुद्रा क्या है? यानी किसी देश में किसी समय में जो मुद्रा चलन में होती है वही वास्तविक मुद्रा है। किसी देश में किसी समय में जो मुद्रा चलन में होती है वही वास्तविक मुद्रा है। जैसे पहले पुराने ज़माने में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, दालें, पशु उनकी खालें, बहुत सारी चीज़ें मुद्रा के रूप में चलन में होती थी। तो वो उस समय की मुद्रा थी, यानी उस समय मुद्रा का स्वरूप वो था, तो वो वास्तविक मुद्रा थी। इस समय जो मुद्रा का स्वरूप है वो नोट है, सिक्के हैं। तो जिस समय किसी देश में जो मुद्रा चलन में होती है वो वास्तविक मुद्रा कहलाती है। हिसाब या लेखे की मुद्रा। हिसाब जैसे पता है, हिसाब या लेखा जो अकाउंट्स मतलब हम रखते हैं जिस चीज़ में, वो मुद्रा की बात हम कर रहे हैं। तो हिसाब या लेखे की मुद्रा के अंतर्गत है व्यापार के अंतर्गत जिस मुद्रा में हिसाब को रखा जाता है, जिस मुद्रा में हिसाब को रखा जाता है वो हिसाब या लेखे की मुद्रा कहलाती है। जरूरी नहीं कि हम उस देश की मुद्रा है तो उसी देश में ही हम सारे हिसाब रख रहे हैं। मान लीजिए हम विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो वो हमें विदेशी मुद्रा में भी कुछ लेन देन करने पड़ते हैं या उसमें एंट्री करनी पड़ती है, इतने डॉलर या इतने पाउंड। तो जिस अकाउंट्स में हम हिसाब को लिखने के लिए जिस मुद्रा को यूज़ करते हैं, लिखते हैं, वो हिसाब या लेखे की मुद्रा कहलाती है। अगर हम रुपए का यूज़ करते हैं तो रुपये, या डॉलर का यूज़ करते हैं तो डॉलर, यूरो का यूज़ करते हैं तो यूरो, वो हिसाब की मुद्रा कहलाएगी। यानी हम रुपये के स्थान पर डॉलर या ये चीज़ लिखते हैं तो वो हिसाब की मुद्रा, हम जो भी लेन देन लिख रहे हैं वो उस मुद्रा में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हिसाब की मुद्रा कहलाती है। तो ये 2 थी, वास्तविक मुद्रा जो चलन में होती है और ये हिसाब जिसमें हिसाब रखा जाता है। उसके बाद है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के आधार पर ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको समझना भी है। कभी कभी ये छोटे उसमें 2 नंबर में अलग से भी आता है। वैधानिकता मैंने पहले भी बताया, वैधानिक यानी विधान और विधान यानी कि कानून, यानी कानून के आधार पर मुद्रा। कानून के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की होती है, विधिगिरा मुद्रा और ऐच्छिक मुद्रा। अब विधिगिरा मुद्रा 2 प्रकार की होती है। विधिगिरा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिस पर कानून की शक्ति होती है, ठीक है, कानूनी अधिनियम उस पर चलते हैं, जिसे जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, किसी विधान के अंतर्गत चलाई जाती है, वो वैधानिक मुद्रा कहलाती है। अब वैधानिक मुद्रा में असीमित विधिगिरा और सीमित विधिगिरा, यही आता है कि असीमित विधिगिरा मुद्रा क्या होती है या सीमित विधिगिरा मुद्रा क्या होती है, आपको इसको थोड़ा समझना है। असीमित का मतलब होता है जिसका कोई, मान लीजिए कोई दायरा है और मैं कहूँ कि इस दायरे से बाहर मत निकलिए, तो आपकी ये लिमिट हो गई, जिसको हम सीमित बोलते हैं, ठीक है, ये हो गई सीमित। यानी किसी की जब लिमिट निश्चित होती है, निर्धारित होती है कि उससे ज़्यादा नहीं, तो वो सीमित होती है, सीमा से ये शब्द बना है। असीमित का मतलब है सारी सीमाएं तोड़कर, कोई सीमा नहीं है, हम इसके बाहर अपनी मर्जी से जो भी करना है कर सकते हैं, तो वो होती है असीमित। तो ये असीमित विधिगिरा मुद्रा की बात कर रहे हैं हम। ऐसी मुद्रा जिसे स्वीकार करने की या जिसके लेन देन की कोई लिमिट निश्चित नहीं है, किसी भी मात्रा में, कितनी भी मात्रा में जिसका लेन देन यानी जिसे लिया दिया जा सकता हो, असीमित विधिगिरा मुद्रा कहलाती है। कितने ही रुपए आप किसी को दे सकते हैं, वो मने नहीं करेगा, कितने ही रुपया। भारतवर्ष में 1 रुपये से लेकर, भारत में 1 रुपये से लेकर जितने भी रुपए हैं, सिक्के हैं, वो सारे के सारे
असीमित विधिग्राह के अंतर्गत आते हैं। 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का नोट और जितने भी नोट चलते हैं वो सारे के सारे असीमित विधिग्राह मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। आप 1 रुपये से लेकर जो 2000 के नोट आजकल चल रहे हैं, सिक्के हैं, ये सारे के सारे किसी भी मात्रा में किसी भी व्यक्ति को भुगतान किए जा सकते हैं। इनके लेने देने की कोई लिमिट नहीं है, सरकार की तरफ से ये छूट है, आप किसी मात्रा में इसको ले सकते हैं। दूसरी है सीमित विधिग्राह। अब सीमित विधिग्राह समझिए। सीमित विधिग्राह, सीमित विधिग्राह का मतलब है जिसको लेन देन की एक लिमिट निश्चित कर दी जाती है कि उससे ज़्यादा नहीं। जिसे लेन देन की एक लिमिट निश्चित कर दी जाती है कि उससे ज़्यादा नहीं, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते लेने के लिए। असीमित विधिग्राह के अंतर्गत यदि आप 1 रुपये के नोट या से लेकर किसी भी मात्रा में किसी व्यक्ति को देते हो और वो इनकार करता है तो भारतीय करेंसी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत उसे दंड भी दिया जाएगा। इसी तरह सीमित विधिग्राह मुद्रा, सीमित विधिग्राह मुद्रा की एक लिमिट रख दी गई है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये लिमिट है 50 पैसे के सिक्के किसी को भी, 50 पैसे के सिक्के किसी को भी अधिकतम 20 सिक्के दिए जा सकते हैं। 50 पैसे के सिक्के किसी को भी अधिकतम 20 सिक्के दिए जा सकते हैं। और इससे छोटे जितने भी सिक्के होते हैं वो 1 रुपये तक, वो 1 रुपये तक, यानी कि 1 पैसे से लेके कितने सिक्के बचे, 25 पैसे तक के किसी को भी 1 रुपये तक के सिक्के दिए जा सकते हैं। लेकिन अब वर्तमान में ये समाप्त हो चुका है, लेकिन बुक में चल रहा है इसलिए इसको हम लोग पढ़ा रहे हैं। 50 पैसे के सिक्के अगर आप किसी को 20 सिक्कों से ज़्यादा यानी 10 रुपये से ज़्यादा यदि देते हैं, 10 रुपये से ज़्यादा यदि देते हैं तो वो व्यक्ति उसको मना कर सकता है और उस पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो 20 से कम सिक्के लेने के अभी मना कर रहा तो आप उसको भारतीय करेंसी अधिनियम के अनुसार उस पर दंड भी दिया जा सकता है उसको, ठीक है। यानी जिसको लेन देन की एक निश्चित सीमा निर्धारित होती है वो सीमित विधिग्राह होती है। इस पर कानून की शक्ति होती है, इसलिए व्यक्तियों को इसको स्वीकारना ही पड़ता है। यदि वो स्वीकारता नहीं है तो वो दंड का भागी भी होता है, ठीक है। इसलिए इसको विधिग्राह शब्द मुद्रा कहा गया है विधिग्राह के अंतर्गत। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक शब्द इच्छा से बना है, यानी ये मुद्रा कानून द्वारा मुद्रा नहीं है, इसे लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्रा मान लिया और मुद्रा के रूप में यह चलती है। आप इसे लेने से भी मना कर सकते हैं, आप पर कोई भी दंड नहीं पड़ेगा, कोई भी आपको सजा नहीं दी जाएगी। ऐच्छिक मुद्रा का सबसे अच्छा उदाहरण है चेक। चेक एक ऐच्छिक मुद्रा है, ये कानूनी मुद्रा नहीं है। व्यक्तियों ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के लिए चेक का प्रयोग करते हैं। आपको यदि कोई व्यक्ति भुगतान में चेक देता है तो ये चूंकि ऐच्छिक मुद्रा है, आप उस चेक को लेने से इनकार भी कर सकते हैं। आप पर कोई अधिनियम के अकॉर्डिंग कोई दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐच्छिक मुद्रा है। ऐच्छिक मुद्रा व्यक्तियों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। और चेक से कितनी सारी सहूलियतें हैं, आप बहुत सारे नोट बिना गिने एकदम चेक में लिख के दे सकते हैं। इससे समय, श्रम, बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है। तो ये ऐच्छिक मुद्रा का सबसे अच्छा उदाहरण है चेक। ये वास्तव में मुद्रा नहीं होती, व्यक्तियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे मुद्रा मान लिया है, तो ये ऐच्छिक मुद्रा की श्रेणी में आता है। तीसरा है मुद्रा पदार्थ के आधार पर। मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा 2 प्रकार की है, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अब धातु मुद्रा, धातु के सिक्के, किसी भी धातु के सिक्के धातु मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। वो चाहे पुराने ज़माने के सोने चांदी के सिक्के हों, तांबे के सिक्के हों, पीतल के सिक्के हों, लोहे के सिक्के हों या गिलट के सिक्के हों, ये सारी की सारी क्या है, एक धातु है। और इससे जब सिक्का बनता है तो ये धातु मुद्रा कहलाती है। तो ये सिक्के 2 प्रकार के होते हैं, प्रामाणिक या प्रधान मुद्रा, दूसरी है सांकेतिक या सहायक मुद्रा। प्रामाणिक या प्रधान मुद्रा ये देश की प्रधान मुद्रा होती है, सारे देश की वस्तुओं के मूल्य मापने का कार्य करती है, ठीक है। और इस प्रमाणिक मुद्रा का जो सिक्के का अंकित मूल्य होता है वो उसकी धातु के मूल्य के बराबर होता है, यानी जितने रुपए की धातु है उतना ही उस पर अंकित मूल्य छपा होगा।
यानी आप चाहो तो उसे सिक्के के रूप में चला सकते हो या उस धातु को पिघलाकर धातु के रूप में चला सकते हो, तो आपको इससे कोई हानि नहीं होगी। ये उतने में ही चलेगा जितना उसका अंकित मूल्य था। तो प्रमाणिक मुद्रा का अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य दोनों समान होता है। पुराने ज़माने में इस सोने चांदी के सिक्के चले होते थे, तो इस प्रणाली के अंतर्गत चलते थे, तो इस प्रणाली के अंतर्गत स्वतंत्र मुद्रा ढलाई होती थी। स्वतंत्र मुद्रा ढलाई का क्या मतलब है, ये समझिए आप। जिस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। जिस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल कहते हैं। तो जब सोने चांदी के सिक्के चलन में होते थे तो वो देश की प्रधान मुद्रा होती थी, तो जनता को इसकी स्वतंत्र मुद्रा ढलाई होती, तो जनता को यह अधिकार था कि वो अपने सोने या चांदी को टकसाल में ले जाकर सिक्कों के रूप में ढलवा सकते हैं। तो स्वतंत्र मुद्रा ढलाई का मतलब होता है जनता को छूट होती थी कि अपने सिक्कों को टकसाल में ले जाकर अपनी धातु को टकसाल में ले जाकर सिक्कों के रूप में बदलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रामाणिक या प्रधान मुद्रा कहलाती थी। ठीक है, दूसरी है सांकेतिक या सहायक मुद्रा। सांकेतिक या सहायक मुद्रा छोटे छोटे भुगतानों के लिए प्रयोग की जाती है। ये शुद्ध धातु की नहीं बनी होती, ये शुद्ध धातु की बनी होती है। ये गिलट या लोह है या जो भी बेकार धातु है उसकी मोस्टली बनी होती है। ठीक है, इसमें स्वतंत्र मुद्रा ढलाई नहीं होती, यानी सिक्के जो है स्वतंत्र मुद्रा ढलाई मतलब टकसालें जनता के लिए नहीं खुली होती थी। ठीक है, तो ये सांकेतिक मुद्रा होती थी। ये इसके साथ साथ इसमें सोने चांदी के सिक्के चलन में नहीं होते थे और यही इसका अंतर है। ये छोटे छोटे भुगतानों के लिए इसमें करी जाती थी। इन दोनों में अंतर भी आता है कभी कभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा के विभिन्न प्रकारों को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट या संकटकालीन पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा की बात करेंगे। सबसे पहले पत्र मुद्रा एक विशेष प्रकार के कागज पर छपी होती है। आपने देखी भी है, इसमें कोई बताना नहीं है। पत्र मुद्रा जो करेंसी नोट होते हैं वो पत्र मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाता भी हूँ। ये मान लीजिए ये एक मेरे पास 50 का नोट है, पेपर है, तो ये क्या है, पेपर मनी। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं पत्र मुद्रा के अंतर्गत कि इस पे वचन भी दिया होता है, केंद्र सरकार की गारंटी भी होती है। यानी पत्र मुद्रा एक विशेष प्रकार के कागज पर छपी हुई एक मुद्रा है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसे 4 भागों में बांटा गया। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? प्रतिनिधि को मतलब इंग्लिश में इस प्रतिनिधि को क्या बोलते हैं, एजेंट। और एजेंट जो होता है उसका कार्य होता है अपने मालिक की तरफ से सारे कार्य करना। अपने मालिक की तरफ से जो कार्य मालिक को करने होते हैं वो कार्य कौन करता है, वो करता है उसका एजेंट। तो यहाँ पर मुद्रा एजेंट कैसे हो सकती है उसको समझिए आप। पत्र मुद्रा को छापने के लिए सरकार द्वारा कोष रखा जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा कोष रखा जाता है। जो वर्तमान में भारतीय मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत भारतीय मुद्रा की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत भी रिजर्व बैंक में कोष रखा हुआ है। उसकी व्याख्या कभी किसी दिन और करेंगे। तो कोष रखा जाता है। तो जब पत्र मुद्रा छापी जाती है तो ऐसी पत्र मुद्रा जिसके पीछे 100% कोष रखा जाता है, यानी कि 100%। 100% का मतलब है कि आप 500 रुपये छाप रहे हैं तो आपको 500 रुपये का कोष धातु के रूप में, सोना अथवा चांदी के रूप में, स्वर्ण अथवा चांदी के रूप में कोष में रखना पड़ेगा। अब 500 रुपये का सोना आपने कोष में रख दिया, वो तो चलाया नहीं। आप चाहे तो सोने के सिक्के भी ढाल के चला सकते थे, लेकिन उस 500 को तो अलग रखा और उसकी गारंटी पे एक कागज चला दिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन लोगों से यह कह दिया गया कि ये 500 का नोट उस सोने के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, यानी जिस पर यह नोट होगा वो उस सोने का हकदार होगा। तो कोई भी व्यक्ति उस कागज के नोट को उसी तरह रखता था जिस तरह वो सोने को रखता है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी वैल्यू इसके पीछे वो कोष में रखा हुआ सोना है। यानी ऐसी पत्र मुद्रा जिसके छापने के
जब छापी जाती है तो 100% कोष रखा जाता है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहलाती है। जो पत्र मुद्रा चलती है फिर वो उस स्वर्ण कोष के एजेंट के रूप में कार्य करती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहते हैं। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा, नाम से स्पष्ट है, ऐसी मुद्रा जिसे बदला जा सकता हो। तो परिवर्तनीय पत्र मुद्रा का क्या मतलब है, इसके पीछे 100% कोष नहीं रखा जाता, बल्कि कुछ भाग के पीछे ही कोष रखा जाता है और जनता को यह अधिकार दे दिया जाता है कि इस पत्र मुद्रा को आप जब चाहें उस कोष के बदले, मतलब पत्र मुद्रा देकर कोष की प्राप्ति या स्वर्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी जनता को पत्र मुद्रा के बदले जो कोष रखा है उसमें जो धातु है वो परिवर्तित करने का अधिकार मिल जाता था, तो वो परिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहलाती थी। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा, आज प्रत्येक देश में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा ही चल रही है, ना तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा चल रही है ना ही परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का स्वरूप ही आज हम विभिन्न देशों की मुद्राओं में देखते हैं। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का मतलब इसके पीछे कोष ज़्यादा नहीं रखा जाता और जो भी कोष रखा जाता है वो विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं, यानी कंपनी सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं। उस प्रतिभूतियों के आड़ पर ये नोट छापे जाते हैं जो कि चलते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे 100% कोष नहीं रखा जाता, धातु के रूप में तो रखा ही नहीं जाता। आगे है प्रादिष्ट या संकटकालीन मुद्रा। ये भी अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का ही रूप है, नाम लिखा है संकटकालीन। ऐसी मुद्रा जब सरकार पर संकट आता है तो संकट काल के दौरान जब छापती है तो संकटकालीन मुद्रा कहलाती है, और संकट काल जब बीत जाता है तो वो इस मुद्रा को जनता से वापस ले लेती है। इस प्रकार की मुद्रा पर जनता का ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, ठीक है। आगे है ब्याज के आधार पर। ब्याज के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है, सस्ती मुद्रा और महंगी मुद्रा। यानी ऐसी मुद्रा जिस पर कम ब्याज लग रहा हो वो सस्ती मुद्रा, और ऐसी मुद्रा जिस पर ज़्यादा ब्याज देकर प्राप्त हो रही है वो महंगी मुद्रा कहलाती है। सस्ती मुद्रा में जिस पर ब्याज की दर कम होती है और जिसमें ब्याज की दर ज़्यादा होती है वो महंगी मुद्रा। और नेक्स्ट और लास्ट है विदेशी विनिमय के आधार पर। विदेशी विनिमय के आधार पर मुद्रा दो प्रकार की होती है, सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा का क्या मतलब है, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग कम और पूर्ति अधिक हो, यानी मात्रा तो उसकी ज़्यादा है लेकिन मांग कम है तो वो आपको सरलता से उपलब्ध हो जाएगी। यानी ऐसी मुद्रा जो सरलता से उपलब्ध हो सकती हो, सुलभ मुद्रा, ठीक है। और भारत में जो रुपया है आप देख लो सरलता से उपलब्ध हो जाता है, तो क्या है ये सुलभ मुद्रा है। और दुर्लभ मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसकी मांग ज़्यादा हो लेकिन पूर्ति कम हो, जिसे सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। जैसे अमेरिका का डॉलर यदि आप ढूंढने निकलो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, तो ये क्या है, ये दुर्लभ मुद्रा है। तो सुलभ मुद्रा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है और दुर्लभ मुद्रा इतनी सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती है। तो आज का टॉपिक मेरा था मुद्रा का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये जो कुछ बातें इसमें आई हैं इसमें मैं आपको PDF में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा इसमें इंपॉर्टेंट, उसको भी आपको पढ़ना है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आज समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तक के लिए धन्यवाद।